हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जो हमारे क्लास 11th के बच्चे हैं उनके लिए। क्लास 11th के जो फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं और आपको समझा के करवाने भी वाला हूं। अब तक क्या होता है, यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि यार आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं कि ये कर लीजिए ये कर लीजिए, लेकिन बहुत ही रेयर ऐसा होता होगा कि आपको समझाया भी जाए ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। हो सकता है कुछ बच्चे आप में से ऐसे हो जिन्होंने अब तक कुछ पढ़ा ही ना हो या डर रहे हो या जो भी है। भाई 11th में कोई नहीं पढ़ता, बहुत ही बच्चे कम होते हैं जो पढ़ते हैं। हम भी नहीं पढ़े 12th में पढ़े थे, 12th में फोकस होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम उन चैप्टर्स की बात कर लेते हैं जो 90% आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। जैसे हम बात करें सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, ट्रायल बैलेंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो आपके कोर्स में नहीं है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और भी अगर कोई चैप्टर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और प्लीज कमेंट बॉक्स में यार आप बढ़िया सा कमेंट करके मोटिवेट जरूर करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, कोई भी डाउट वगैरह के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लस ये जो पीडीएफ से मैं आप को पढ़ाने वाला हूँ, वो पीडीएफ लेने के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां जाके फॉलो करके मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैंने एक क्वेश्चन लिया है और ये सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें आपको ट्रेड अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है और आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं। एक हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है हमारी बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है और उसमें क्या आता है वो हम एक बार देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग यानी कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज एंड सेल कर रहे हैं, इससे रिलेटेड चीजें ही आती हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट हमारा एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, यानी कि इसमें आने वाले सारे खर्चे डेबिट साइड में आएंगे, सारे नुकसान डेबिट साइड में आएंगे, सारे फायदे क्रेडिट साइड में आएंगे। तो शुरुआत के लिए आपको इतना याद रखना है कि ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आता है ओपनिंग स्टॉक, और जब डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा बच्चा लोग? सर क्लोजिंग स्टॉक आएगा क्रेडिट साइड में। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, हमने परचेज करी। परचेज हमारा क्या है? एक खर्चा है। ठीक है, तो हमने परचेज किया डेबिट साइड। परचेज रिटर्न हुआ या रिटर्न आउटवर्ड, ये माइनस हो जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि आपके पास से सामान जा रहा है। सामान वापस कब जाता है? जब आपने खरीदा हो। ऐसे ही जब परचेज यहाँ पे, तो सेल्स हमारे लिए इनकम है एक, यहाँ आएगा और सेल्स रिटर्न इसमें से लेस हो जाएगा। ये तो आपको आता भी होगा जो मैं बता रहा हूं। इसके बाद ट्रेड अकाउंट में आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसका इंपैक्ट सीधे सीधे प्रोडक्शन से होता है। अगर आपने वो खर्चे नहीं करे तो आपके प्रोडक्शन में दिक्कत हो सकती है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएंगे। कौन कौन से होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस? देखिए, वन बाय वन हम समझते हैं। पहले मुझे बताइए, प्रोडक्शन कहाँ होता है? सामान कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है या ऑफिस में बनता है? सर फैक्ट्री में बनता है। तो जाहिर सी बात है, फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस हमारे प्रोडक्शन से रिलेट करेंगे और सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटनिंग, ये सारी चीज हमारे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, प्रोडक्शन कौन करता है? लेबर वगैरह करती है। लेबर को आप सामान उठाने वगैरह के लिए भी पैसे देते हो, मजदूरी देते हो, तो वो भी हमारा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेबर को मजदूरी नहीं दोगे तो आपका वो सामान खराब कर देगा। अब वेजेस के साथ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वेजेस एंड सैलरी दे रखा है तब तो वो ट्रेडिंग में आएगा,
और सैलरी एंड वेजेस दे रखा है तब वो नहीं आएगा। फिलहाल के लिए थोड़ा सा हम चल लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं कैरेज ऑन गुड्स परचेज और कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड, देखिए जब आपने सामान को खरीदा तो उसमें जो भाड़ा लगा जिसको हम फ्रेट भी कहते हैं, कैरेज इनवार्ड भी कहते हैं, तो ये हमारे लिए एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कौन से होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर? सामान को खरीदा, खरीदने के बाद आप गोदाम तक ले गए और गोदाम के बाद आपने बेचा, इसके बीच में आपके जितने भी खर्चे आ रहे हैं ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो कैरेज ऑन गुड्स परचेज ये आपका कौन सा खर्चा है सर? ये हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक, अब इसके बाद कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड, कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड। अब कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड नहीं आएगा, ये हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों आता है सर? क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये वो खर्चा है जो सेल के बाद का है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा डेबिट साइड में। क्यों सर? क्योंकि ये सामान को जब आप बना रहे हो उसके दौरान खर्चा हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। क्यों सर? क्योंकि ये आप विज्ञापन करवा रहे हो उसका खर्चा है। प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन हो चुका है उसके बाद हम किसी का प्रचार करते हैं। एक्साइज ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सामान को जब आप खरीदते हो उस वक्त लगता है। तो प्रोडक्शन में फैक्ट्री लाइटिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। डेब्टर्स हमारी एसेट्स है, बैलेंस शीट में आएगा। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में आएगा। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस जब हम सामान को शिप से मंगवाते हैं उसके दौरान जो भाड़ा लगता है तो हमारा वो डॉक चार्जेस होता है, और अगर हम उस भाड़े को नहीं देंगे तो शिप वाला हमें सामान नहीं देगा, हमारे प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। तो ये भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये खर्चा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। पेटेंट्स हमारी एसेट्स है, बैलेंस शीट में आएगी। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स उसका निजी खर्चा है, ड्राइंग्स है, तो ये बैलेंस शीट में लेस होगा कैपिटल में से। ऑफिस एक्सपेंसेस भैया अभी मैंने आपको बताया प्रोडक्शन ऑफिस में नहीं होता, तो ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे इनडायरेक्ट है। कहाँ आएंगे? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड में। कैश इन हैंड एसेट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। मोटर कार एसेट्स है, ड्राइंग्स अगेन आया। ऑडिट फीस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। जो हमारे सीए वगैरह होते हैं जो बैलेंस शीट को मैच करते हैं, चेक करते हैं, उनको जो पैसा मिलता है उसे हम कहते हैं ऑडिट फीस। प्लांट हमारी एसेट्स है, रिपेयर्स टू प्लांट भी इसी से संबंधित है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिख रहा है अंदर दे रखा है, मैंने आपको क्या बताया? क्लोजिंग स्टॉक जब ही आता है जब ये एडजस्टमेंट के बाहर दे रखा होता है, तो ऐसे केस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। परचेज रिटर्न से माइनस करके अमाउंट दे रखा है तो डायरेक्ट परचेज आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कमीशन ऑन परचेज अब ये भी आया क्योंकि जब आपने परचेज किया तब कमीशन लग रहा है, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ट्रेड अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस ये कहाँ आएगा सर? ये हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है और इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रही है तो ये हमारे लिए फायदा है, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। कैपिटल हमारी लायबिलिटी साइड में आएगी। सर एक क्वेश्चन से जी नहीं भरा, मैंने चिंता मत कीजिए, दो क्वेश्चन लिए, एक और क्वेश्चन ये देखिए, इसको आप साथ साथ करेंगे, आप भी बताते जाएंगे मैं भी आपके साथ करूंगा। देखो डेप्टर्स क्या, देखो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे बाहर दे रखा है, यस सर बाहर दे रखा है, आएगा यस सर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा सर, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में आएगा। डेप्टर्स क्या है? एसेट्स है, बैलेंस शीट में आएगी। क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में आएगी। कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। रेंट एंड रेट्स ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, हम रेंट किसी के घर पे जो रह रहे हैं उनको देते हैं, तो घर से हमारे प्रोडक्शन से तो कोई लेना देना नहीं है भाई, घर का किराया नहीं देंगे तो हमारे प्रोडक्शन पे कोई असर पड़ेगा? हाँ फैक्ट्री का रेंट होता तो असर पड़ता, तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस है, अब नाम में ही दे रखा है कौन सा? ट्रेड एक्सपेंसेस, लेकिन आएगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। परचेज ट्रेडिंग में डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड। अब रिटर्न आउटवर्ड सामान आपके पास से वापस जा रहा है तो ये आपका परचेज रिटर्न है और ये हमारा सेल्स रिटर्न है, माइनस हो जाएगा। कैरेज इनवार्ड हमारा वो भाड़ा है जब हमने सामान को खरीदा
उस वक्त लग रहा है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज आउटवार्ड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो कैरेज इनवार्ड हमारा ट्रेड अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा और कैरेज आउटवार्ड प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। वेजेस ट्रेडिंग में आएगा, सैलरी प्रॉफिट लॉस में आएगा, स्टॉक 1 तारीख का ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा। डिस्काउंट रिसीप्ट हमारे लिए फायदा है और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए घाटा है, दोनों ही प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट और डेबिट साइड में आएंगे। बैड डेब्ट्स भी घाटा है, डेबिट साइड में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, फर्नीचर एंड फिटिंग एसेट्स है, कैश इन हैंड एसेट्स है और कैश एंड बैक भी एसेट्स है, तो ये सब बैलेंस शीट में आएगा। तो उम्मीद है आपको थोड़ा तो समझ आया होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, आप लोग मेरे से पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर इसको सॉल्व कीजिएगा आप एग्जाम से पहले, प्लस जो भी दिक्कत आए वो मुझसे पूछ सकते हैं। अब बारी आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। क्या विद एडजस्टमेंट्स में कुछ रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होती हैं जो आपको याद रखना है, जैसे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होती है सर? आउटस्टैंडिंग का मतलब है कोई खर्चा आपको पेड करना था, वो आपने पेड नहीं करा, डेट निकल गई लेकिन अभी तक दिया नहीं है, तो जिसमें भी आउटस्टैंडिंग है वो हम क्या कर देंगे, उसी अमाउंट में ऐड कर देते हैं। प्रीपेड, कोई खर्चा आपको देना था बाद में लेकिन पहले से ही अमाउंट पेड कर रखा है, तो किसी में भी प्रीपेड दे रखा होगा वो वहां पे आपको क्या देना है, लेस कर देना है। प्रोविजन वाला फंडा, जिसमें आपको एक फॉर्मूला अपनाना है कि अगर क्वेश्चन में आपको कोई बैड डेब्ट दे रखे हैं तो वो, और कोई बैड डेब्ट दे रखा है तो इसमें ऐड कर देंगे। और कोई प्रोविजन बनाया है नया ऐड कर देंगे, और पुराने प्रोविजन को लेस कर देंगे। अब आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर इतना करके आंसर माइनस में आ रहा है तो ये अमाउंट हम प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में डालते हैं, वरना प्रॉफिट लॉस के डेबिट में डालेंगे। चलिए अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को जो मैंने लिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी, ये तो आप कर ही लेंगे। अब थोड़ा वेजेस क्या है, डायरेक्ट है, ट्रेडिंग में आएगा, सेल्स ट्रेडिंग में आएगा क्रेडिट साइड में, फ्रेट ऑन परचेज कहाँ आएगा, भाड़ा है, डेबिट में आएगा ट्रेडिंग के, सैलरी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में आएगी, ठीक है ना। अब हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। देखिए क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड 20,000, तो क्लोजिंग स्टॉक बाहर दे रखी है, ट्रेडिंग में आ जाएगी क्रेडिट साइड में। इंश्योरेंस वाज प्रीपेड, इंश्योरेंस 1,000 से प्रीपेड कर रखा है, तो आपको इस क्वेश्चन में इंश्योरेंस दे रखा है, यहाँ इस 2800 में से 1,000 रुपए माइनस कर देंगे। राइट ऑफ 2,000 एज बैड डेब्ट, अब आपको कहीं ऊपर क्वेश्चन में बैड डेब्ट दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ये आपके प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा, ठीक है। और हम ऊपर भी अगर बैड डेब्ट दे रखा होता तो उसमें बैड डेब्ट्स को जोड़ देते हैं। डेप्रिसिएशन लगाना है आपको, लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% और प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, तो जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है उस पर 5% डेप निकाल कर डाल दोगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें से लेस कर दोगे। सेम प्लांट एंड मशीनरी का 10% निकाल के आप प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में डाल दोगे, और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें से लेस कर दोगे। अब आपको यहाँ पर प्रोविजन भी बनाना है डेटर्स में से, तो यहाँ पे वो पूरा वाला फंडा अपनाएंगे, ये हमारा न्यू प्रोविजन है, तो बैड डेब्ट प्लस न्यू प्रोविजन। आपको दे रखा है वेजेस इंक्लूड 4,800 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। अब जो भी हमारे वेजेस हैं उसमें 4,800 रुपए शामिल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। तो जब आप वेजेस को डालेंगे, यहाँ पर जो ये वेजेस दे रखी है ऊपर, वेजेस कहाँ डालेंगे, ट्रेडिंग में डेबिट साइड में डालेंगे, तो ये जो वेजेस है 1,20,000 की, इस 1,20,000 में से 4,800 रुपए हम माइनस करेंगे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए क्या हमने और कोई क्वेश्चन लिया है? लिया है बच्चा लोग, आप जितनी ज्यादा एडजस्टमेंट हो जाए उतना बढ़िया है। तो ऐसे अब ये ऊपर का तो कर लेंगे, नीचे एडजस्टमेंट समझते हैं। मशीनरी पर डेप लग रहा है 10% और पेटेंट पे लग रहा है 20%, तो मशीन का 10% निकाल के प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में डाल देना है, पेटेंट्स का 20% निकाल के प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में डाल देना है, प्लस बैलेंस शीट में जो अमाउंट है वो आप लेस कर दोगे। इंश्योरेंस में इंक्लूड है 340 रुपए, जो कि पॉलिसी एक्सपायर हो रही है 30 सितंबर 2015 को। अभी एक अच्छा सा आपको एडजस्टमेंट लग रहा होगा कि सर इसका हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे। अब इसका हमारा आपको क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे ये अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस है, अभी एक्सपायर्ड होने वाली है, हुई नहीं है। पूरे साल के 340 है, 6 महीने के 170 रुपए हम क्या कर देंगे, उसमें से लेस कर देंगे इंश्योरेंस में से। सैलरी जो दे रखी है वो 3,000 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग क्या हम करते हैं, ऐड करते हैं, तो सैलरी में ये आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगी। अब आपको देखिए ये एक अच्छी चीज आई है, ऊपर हमें कोई बैड डेब्ट दे रखा है, क्या आपको कोई बैड डेब्ट दिख रहा है ऊपर?
नहीं दे रखा। नीचे आपको दे रखा है फर्दर बैड डेब्ट्स 1450 1450, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5%, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट, ये भी हम डेबिट साइड में डाल देंगे बैड डेब्ट्स को। और हमारे डेटर्स कितने दे रखे हैं यहाँ पर, कहाँ गए डेटर्स, ये रहे डेटर्स दे रखे हैं आपको 29,000 के। 29,000 में से पहले तो बैड डेब्ट्स को माइनस कर देंगे, नुकसान हो गया। और फिर जो अमाउंट आएगा, अमाउंट आ जाएगा हमारा ये 27,550। इसका 5% निकाल के हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डाल देंगे। रेंट रिसीवेबल आपको दे रखा है 2,000 रुपए। अब ये रेंट रिसीवेबल है तो हमारे को रेंट कहाँ दे रखा है, देखिए रेंट रिसीव दे रखा है 18,000 का, और ये 2,000 रुपये भी हमारे पास और आने हैं, तो 20,000 रुपये हम डालेंगे क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लॉस की। फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, बाहर दे रखा है, तब आएगा ट्रेडिंग में। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो भी डाउट हो। फिर बात आती है आपकी डेप्रिसिएशन चैप्टर पे। डेप्रिसिएशन चैप्टर्स में मोस्टली चांसेस बनेंगे कि आपसे WDV वाले फंडे से करवाया जाए। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम हर साल जो हमारी मशीन होती है उसकी वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, और उसी के हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। अब जो यहाँ वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको देख रहा है क्वेश्चन में कि आपकी जो मशीन है उसमें क्या करा जा रहा है, 1 अक्टूबर 2014 को खरीदी है। अब चलिए अगर मैं इसका अकाउंट बनवाता हूँ सबसे पहले सिंपल, तो देखिए कुछ इस तरीके का अकाउंट बनता है। हमने जो भी चीज खरीदी, हमने खरीदी मशीन, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे मशीन का, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, DRCR, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, जब भी आप कोई एसेट्स खरीदते थे तो एंट्री क्या पास करते थे, भाई एसेट्स आ रही है आपके पास, उसका नाम टू पैसा गया आपसे, है ना। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 अक्टूबर 2014 को हमने मशीन परचेस करी है 12 लाख की, और हर साल 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर डेट मारेंगे 1 अक्टूबर 2014 और टू बैंक, पैसा गया हमारे पास से, कितने की खरीदी हमने, 12 लाख की, ठीक है। अब जब डेप लगेगा तो नेक्स्ट ईयर ही लगेगा 31 मार्च को, तो 31 मार्च 2015 बाय डेप। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये तो बेचबाची हुई है, कोई दिक्कत नहीं, 20% से डेप लग रहा है WDV से। अब 1,20,000 का 20% आप निकालोगे तो ये आएगा हमारा 10% आएगा 12,000 और 20% आएगा 24,000, क्योंकि लेकिन अक्टूबर में खरीदी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का डेप लगेगा। तो जब पूरे साल का डेप हमारा 24,000 है तो 6 महीने का कितना हो गया, 12,000। अब हम बैलेंस कर देंगे, बाय बैलेंस 1,20,000 में से हम 12,000 माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा सिंपल आ जाएगा 1,18,000, सॉरी 1,08,000। फिर यहां हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर हम दोबारा इस बैलेंस को लाएंगे 1 तारीख को 1,08,000 को, फिर 1,08,000 का 20% निकालेंगे, इस तरीके से करते हैं। फिर हम इस डेट तक पहुंचा देंगे 31 मई 2016 तक का डेप निकाल के हम देखेंगे कि जो मशीन बेची है, क्या कह रहा है, ऑन करते हुए पार्ट ऑफ द मशीन परचेज 1 अक्टूबर 2014 फॉर 1,00,000, मतलब कि एक मशीन का पार्ट जिसकी कीमत थी 1,60,000 वो बेच दी हमने 60,000 में। तो जो हमारी मशीन है यहाँ पर उसमें से 1,60,000 के हिसाब से चेंज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना।
बात आती है ट्रायल बैलेंस की। तो ट्रायल बैलेंस को करने के लिए मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ। उम्मीद है आपको फॉर्मेट तो पता ही होगा ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा नेम ऑफ अकाउंट होता है, यहाँ पे डीआर होता है, यहाँ पे सीआर होता है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जो भी हमारी एसेट्स होती हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं, वो सारी की सारी एसेट्स हमारी जाती हैं डेबिट साइड में। जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं वो सारी की सारी जाती हैं हमारी क्रेडिट साइड में। ठीक है। परचेज डेबिट साइड में, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में, और परचेज डेबिट साइड में तो सेल्स क्रेडिट साइड में, और सेल्स क्रेडिट साइड में तो सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में। सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, सारी इनकम क्रेडिट साइड में। डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, सी फॉर कैपिटल, सी से क्रेडिट, डी से डेटर्स, डी से डेबिट, सी से क्रेडिटर्स, वो डी से डेटर्स डेबिट साइड, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड। ठीक है ना। तो पीडीएफ ये है ही है मेरे पास। आप में से जो बच्चे इसका पीडीएफ लेना चाहें प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, या और भी जो चैप्टर्स हैं आपके आ रहे हो कोर्स में वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये भी चैप्टर आ रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को प्यार देना ना भूलना। ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।